नमस्कार व्यूवर्स। तो मैं कुछ लेटेस्ट खबरों पे प्रकाश डालती हूँ और उनमें अपनी अभिव्यक्ति देती हूँ। तो सर्वप्रथम हाथरस से ही शुरू करते हैं। हाथरस की हाथरस कांड ने जो है एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि हमें 2 चिट्ठियाँ प्राप्त हुई हैं और एक चिट्ठी जो है वो विक्टिम के भाई की है, जिसमें उसने ये मेंशन किया है, उस चिट्ठी में ये तहरीर दी गई है और पुलिस स्टेशन में पुलिस में दी गई थी ये चिट्ठी कि जो है उसके साथ रेप का उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है। और ये कहा गया कि सुखदेव ने जो है पीड़िता का गला दबाया और वो जब उसका गला दबाया तो वो जोर से चिल्लाई तो उसकी माँ दौड़े दौड़े गई और उन्होंने पीड़िता को इस अवस्था में चोटिल अवस्था में देखा। तो ये चीज़, और ये 14 सितंबर की चिट्ठी है, जब वाक़या हुआ था उस समय की चिट्ठी है। तो उसके बाद एक चिट्ठी और सामने आई है जो कि सुखदेव और उसके साथियों ने मिलके लिखी है, जो उसके रिश्तेदार होते हैं। इनका नाम है लवकुश और रवि और रामू। ये सुखदेव के रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं। और इन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें अपने चारों ने अपने हस्ताक्षर भी दिए हैं और उसमें उसने कबूला है कि पीड़िता जो है उसकी अच्छी दोस्त थी, उसके गांव की ही थी, दोनों में अच्छे दोस्ती थी और उसकी ये दोस्ती उसके परिवार वालों को गवारा नहीं थी। साथ में आरोपी के घर वाले भी कहते हैं कि आरोपी को जो पीड़िता के घर वालों ने ही उसे मारा है और हम पे, मेरे बेटे पे और हम लोग पे जो है आरोप लगा दिया गया है और हमारा बेटे जो हैं वो निर्दोष हैं और उनको फंसाया गया है। और साथ में कुछ लड़कियां भी लोग खड़े हुए हैं इस बात में आरोपी के पक्ष में। और संपूर्ण मीडिया भी इसमें 2 पक्षों में बटा हुआ दिख रहा है। एक आरोपी को इस तर्क के साथ कि हम किसी के साथ अन्याय ना हो, वो आरोपी को डिफेंड करने पे, या आरोपी जो कुछ भी कह रहा है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पूरी कवरेज दे रहे हैं। ये नहीं कि पीड़िता के परिवार वालों को ही कवरेज दें, वो आरोपी को भी पूरी कवरेज उतनी ही शिद्दत से दे रहे हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और न्याय हो सके, सही न्याय हो सके। और इस तरीके से पत्रकारिता भी 2 भागों में बटी हुई दिख रही है। अब ये तो हो गया, चलता रहेगा ये केस कि क्या है, क्यों हुआ, योगी सरकार को बदनाम करने के लिए राजनीतिक रंग दिए गए, ये वो फलाना ढकना और पीड़िता। लेकिन सच्चाई है कि पीड़िता के साथ जो है अन्याय हुआ है। पीड़िता ने बहुत कष्ट झेले, बहुत संस्था दिखाई, चाहे उसके परिवार वालों ने दिखाई, चाहे आरोपी ने दिखाई। पीड़िता के साथ हमें जो पूरी सहानुभूति है, जिसने भी उसके साथ गलत कार्य किया, गलत कृत्य किया, उसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। ये तो हो गई बात पीड़िता की। अब जो सियासत उभरी है हाथरस को लेके, जो है यूपी में जो सियासत गर्म हुई है, उसमें बीजेपी के खिलाफ जो है कांग्रेस, आरएलडी और सपा जो है वो एक साथ एकजुट हुई दिखाई देती हैं। आरएलडी के नेता जो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, उनका नाम है जैन चौधरी, जो कि जब वो हाथरस प्रोटेस्ट में वहाँ पे विरोध में और संवेदना प्रकट करने गए थे तो उन पे लाठियाँ भाजी गई थी, उन पे लाठी चार्ज हुआ था। तो ये चूँकि जैन चौधरी जाट वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो है तो वो इस आरएलडी जो है वो इस केस को, इस लाठी चार्ज को कैश कर सकती है और जाट वोट की राजनीति वहाँ हो सकती है। तो इस तरीके से अगले 2022 में यूपी का चुनाव होगा, जो विधानसभा चुनाव होगा, उसमें जो है कांग्रेस, आरएलडी और सपा यूनाइटेड दिखें, एकजुट होते हुए शायद दिखें। और वो एकजुट, फिलहाल तो एकजुट हैं, वो एक गुट उन्होंने बना लिया है, तो वो एकजुटता उनमें दिखेगी वहाँ और वो बीजेपी को चुनौती देंगे वहाँ।
क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है ये जैन चौधरी का गढ़ है, और वहाँ वो इस केस को भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उन पे लाठीचार्ज हुआ और अभी भी पूरा वहाँ प्रदर्शन हो रहा है कि उनके लाठीचार्ज के अगेंस्ट, और काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है, राजनीति गरमाई हुई है इसको लेकर। दूसरी चीज़ जो अब इसके बाद हम आते हैं, एक बहुत एक कल सनसनीखेज मामला सामने आया। ये आया टीआरपी को लेके, टीवी चैनल उसकी टीआरपी को लेके और फॉल्स टीआरपी को लेके, जिसमें प्रमुखता से जो है मुंबई के एक रिपब्लिक टीवी जिसकी जद में आया, और मराठी फक चैनल और रीजनल चैनल है ये, मराठी फक और सिनेमा बॉक्स, ये इसकी जद में आए। इवन मराठी और इसके दोनों के तो ऑनर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं, वो हिरासत में ले लिए गए हैं और उनके अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए गए हैं, क्योंकि लेकिन रिपब्लिक भारत के साथ चल रहा है, अभी उन पे कानूनी कार्रवाई उन पे होगा, और कि वो अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हैं, और ये मामला खुलासा जल्दी खुलेगा कि अर्नब गोस्वामी हिरासत में आए कि नहीं आए। पूछताछ के लिए देखा जाएगा उनके अकाउंट फ्रीज़ होते हैं कि नहीं, कि जो पैसों का जो अमाउंट है वो कैसे आया है, प्रोसीड ऑफ क्राइम से आया है, यानी कि फॉल्स टीआरपी से आया है, और से जो एडवर्टाइजमेंट मिली, टीआरपी बढ़ने से एडवर्टाइजमेंट मिलता है, एडवर्टाइजमेंट मिलता है तो इंडस्ट्री जो है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो है वो पैसा देती है अपने ऐड के बदले में, तो उससे कितना हुआ ये सब खुलासा शीघ्र ही होगा। तो कल मुंबई कमिश्नर ने जो है जिनका नाम है परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस बाबत सारी सूचनाएं दी। उन्होंने कहा ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत बड़ा क्राइम है इस तरीके से, तो उन्होंने ये सारी सूचनाएं दी। तो लोग रिपोर्टर्स ने पूछा उनसे कि भाई इस क्राइम में क्या मतलब, कितना होता था, कितने में बिक जाते थे। तो होता यूँ है कि आप लोगों को भी पता होगा, अब तक तो शायद ना पता हो और अब पता चल गया होगा कि टीआरपी रेटिंग के लिए जो है कुछ घर सेलेक्ट किए जाते हैं। ये घर जो है वो सीक्रेट होते हैं, ये किसी को पता नहीं होता है। तो इनमें मीटर लगते हैं इन घरों में, और इन घरों के मीटर में रेटिंग आती है और उसके हिसाब से टीआरपी जो है वो डिसाइड होती, टीआरपी निकलती है, टीआरपी स्कोर होती है। तो इसमें कुछ कंपनियां इन्वॉल्व हैं, इनमें एक हंसा कंपनी है, इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, और ये लोग सब इस मीटर को, टीआरपी मीटर को की मेंटेनेंस करते हैं, उनका जो है सब कुछ वही संभालते हैं उसको, और टीआरपी निकाल के देते हैं। तो ये इनके कर्मचारी जो हैं इन्वॉल्व हैं हंसा के, जो कि गिरफ्तार हंसा कंपनी के, जो कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो ये जो हाउस होल्ड जो थे घर के, जिस घर में लगता था, ये घर वाले पर मंथ 400-500 रुपये में बिक जाया करते थे। 400-500 रुपये में जो है इनसे कहा जाता था, 400-500 रुपये इनके मुंह में फेंक के जो है इनसे कहा था 24 घंटे आप अपना रिपब्लिक भारत चलाइए, और जो है आप देखिए चाहे ना देखिए, आपका टीवी ऑन रहे और रिपब्लिक भारत चलता रहे। तो इस तरीके से टीआरपी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, हाउस होल्ड को मैनिपुलेट किया गया। और ये पत्रकारिता के इतिहास में ये बहुत ही जो है अपने तरह का एकदम नया खुलासा है, नया है। अब तक ऐसी कोई घटनाएं हमें इतिहास में देखने को नहीं मिली कि टीआरपी खरीदी जा रही हो। और अर्नब गोस्वामी, वैसे भी अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता हमें बिल्कुल पसंद नहीं। इतना चिखम चिल्ली करते हैं, वो इतना शोर करते हैं, इतना मैनिपुलेटिंग रहते हैं वो अपने, जब वो बोलता है भारत, पूछता है भारत कहते हैं,
करके जो है वो चैनल अपना चलाते हैं। हालांकि मैं टीवी उनको देखती नहीं हूँ उन्हें तो, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से इवन जो गेस्ट बुलाते हैं उनको भी इस तरीके से वो डोमिनेटिंग लगते हैं, उनका स्वर ही डोमिनेटिंग लगता है। और लेकिन एक सच्चाई है, एक बहुत बड़ा वर्ग उसे पसंद करता है, इस चीज़ को हम इनकार नहीं कर सकते। और ये बड़ा वर्ग ही है जो प्रमोट कर रहा है रिपब्लिक भारत को। और ये खासकर हिंदुत्व को और राष्ट्रवाद को लेकर चलते हैं। जैसे और भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो हिंदुत्व के लिए कुछ भी कर सकता है। एक बहुत बड़ा जनमानस है जो हिंदुत्व की थ्योरी लेके चलता है, हिंदुत्व के लिए कुछ भी कर सकता है। हम में भी हिंदुत्व है, लेकिन एक ऐसा जनमानस है जो हिंदुत्व के लिए कुछ भी कर सकता है, गलत सही कुछ भी कर सकता है। तो वो वर्ग इस रिपब्लिक को, टीवी को बहुत पसंद कर रहा था और वो नब्ज़ पकड़ रखी थी। रिपब्लिक भारत ने वो नब्ज़ पकड़ रखी थी और वो अपनी दुकान उस नब्ज़ को पकड़ के चला रहा था और बखूबी चला रहा था। और साथ में इतना तो मतलब फॉल्स पत्रकारिता के साथ साथ फॉल्स टीआरपी भी हो रही करता था वो। इवन ये भी सुनने को मिला है कि उसके आंकड़े जो हैं वो गलत देते थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी वो है, झूठ है, मैं नहीं जानती, लेकिन एक ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो फेक आंकड़े भी दे दिया करते थे और टीआरपी बढ़ाने के लिए अब ये ऐसा नया कांड उनका हमारे सामने आया। तो अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार, एक्चुअली पत्रकारिता है क्या? पत्रकारिता का धर्म होता है कि वो तथ्यों को, सच्चाई को जो है वो साक्ष्यों के साथ जो है प्रस्तुत करें। और ये नहीं कि जनमानस इसे पसंद कर रहा है। ये कोई स्टोरी थोड़ी है, ये कोई कहानी थोड़ी है, कोई मनोरंजन थोड़ी है। पत्रकारिता तो मनोरंजक पत्रकारिता करते थे। जो अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता में मनोरंजन था, मनोरंजक लगता था, वो हंसी आती थी उसमें देख के और मस्ती आती थी, फन, जैसे फन होगा वो कोई, तो इस तरह की फीलिंग आती थी जब उस चैनल को देखो और उसको सुनो तो हंसी आती थी। कभी कभी तो अपने ठहाके, मैं पर्सनली जब मैं कभी कभी देखती थी तो मैं अपने ठहाके रोक नहीं पाती थी और मुस्कुराना तो खैर चलता ही रहता था मंद मंद सुन के। तो ये तो हो गई अर्नब गोस्वामी की बात। अब कुछ बंगाल की राजनीति में आते हैं। बंगाल में जो है बीजेपी वाले टीएमसी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे टीएमसी जो है वो कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत जो है कि नहीं, वो उनको चेक कर रही है, उन्हें रोक रही है और रोका जा रहा है उनको। और आज बीजेपी ने जो है टीएमसी के खिलाफ जो है वो एक मोर्चा निकालना की ठानी है। आज के दिन में वो निकालेंगे और ये मौन होगा, ये मौन मोर्चा निकलेगा। और अब देखिए इसमें क्या होता है। ममता बनर्जी कितना भड़कती हैं इस मौन मोर्चे पे और क्या एक्शन लेती हैं, वो कितना पुलिस बल का प्रयोग करती हैं, क्या करती हैं, ये कितना सफल होता है, ये वक्त बताएगा। और तीसरा जो है आज की, मैं कुछ तथ्य मैं टीआरपी के संदर्भ में भूल गई थी कि मुंबई में ये जो सर्वे हुआ, ये मुंबई में जो टीआरपी सर्वे के लिए घर चुने गए हैं, सीक्रेट घर, वो 2000 घर हैं। और इन 2000 घरों के वो जिस तरह से कमिश्नर ने हमसे बयान दिया अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये मात्र जो है हाउस होल्ड 400-500 रुपये में बिक जाया करते थे। और क्या कहते हैं, जब मुंबई में इस तरीके का हो रहा है तो देश में और जगह भी, जाहिर है और जगह भी हो रहा होगा। और ये बहुत बड़ा खुलासा, ये जल्दी ही खुलासा देश के अन्य भागों से भी होगा। और रिपब्लिक भारत ने कहाँ अपने जो है मीटर को जो है मॉनिपुलेट, टीआरपी मीटर को मॉनिपुलेट करने की कोशिश की है। और वो जब मुंबई में कर सकते हैं तो संपूर्ण देश में भी कर रहे होंगे, तभी तो उनकी टीआरपी इतनी ऊंची जा रही थी।
और कुछ तथ्य जिस और जो एक चीज़ और आप मौजूदा दौर में जो देखने में आ रही है वो पत्रकारिता में पत्रकारिता की कमियां जो है, पत्रकारिता कितनी फॉल्स हो गई है, पत्रकारिता कितनी झूठी हो गई है और सही तथ्य हमारे तक पहुंचते नहीं हैं। ये आज की बहुत जिसे कहते हैं ना, ये कहा जाता था कि पत्रकारिता जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन नहीं रह गया, चौथा स्तंभ नहीं रह गया है। बहुत ही फॉल्स पत्रकारिता, अब तो फॉल्स टीआरपी भी देखने को मिल रही है, बहुत दुखद है जो, और ये बहुत ही बुरा साइन है। और एक खबर और है कि पाकिस्तान की है। पाकिस्तान का जो कश्मीर इलाका है वहाँ पे पाकिस्तान सरकार इमरान के ख़िलाफ़ जो है वहाँ नारेबाजी हो रही है और धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहा है और इमरान खान के ख़िलाफ़ मोर्चा निकाल रखा है और बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखा जाए तो इमरान सरकार अब तक की पाकिस्तान की सबसे लाचार सरकार है। जो स्थितियां पाकिस्तान ने इमरान सरकार में देखी वैसी कभी भी नहीं देखनी पड़ी। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे असफल सरकार इमरान सरकार की साबित हो रही है। कुछ और ख़बरों में अब आपको मैं और कुछ बताती हूँ और कौन से टॉपिक्स पे बोलूँ। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैं आपसे फिर से अनुरोध करती हूँ कि आपको मेरे साथ जुड़ना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर्स कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए लिंकों को, और उनसे भी अनुरोध कीजिए कि मुझे सुने और मेरा उत्साहवर्धन करें। अपने फेसबुक ग्रुप्स में डालिए, उनसे अनुरोध कीजिए कि इन्हें सुने। और मैं आपको एक अपने निजी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू बताती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बोला बहुत कम है। मैं बहुत कम बोलती हूँ, लेस टॉकेटिव हूँ, मतलब मैं कम बोलने वाली हूँ। और कुछ विशेष खुशी के अवसरों पे और ही मैं जहाँ पे हंसना बोलना अनिवार्य हो जाता है और ना बोलो तो नमूने से लगते हैं, तो मैं वहाँ ही ज़्यादा बोलती हूँ, हंसती बोलती हूँ, या कुछ करीबी लोगों के साथ, वरना मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं थी। इवन मैंने अपने जीवन के बहुत लंबा समय जो है मौन रह के ही बिताया है। सुनती थी और बोलती कम थी, और उसके बाद एक विवाह के बाद एक ऐसा दौर आया कि जहाँ सुनना और बोलना दोनों ही बंद हो गया और अपनी ही गृहस्थी में जो है जिसे कहते हैं रम गए। लेकिन अब कुछ जिम्मेदारियाँ कम हो गई हैं और फिर मेरे शौक़ फिर से उभर रहे हैं। मैं अपनी हॉबियों को YouTube के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक्चुअली ना बोलने का कारण ये भी था कि मुझे कभी ऐसा माहौल और ऐसा समाज मेरे आसपास मुझे मिला नहीं कि जिस तरीके से मैं अपने आप को प्रेजेंट करना चाहती थी वैसा प्रेजेंट करने का मुझे उनके सम्मुख मौका नहीं मिला कभी। तो मैं मौन ही रहती थी, शांत ही रहती थी। आज YouTube ने मुझे एक माध्यम दिया है कि मैं बोलूँ और कई लोगों के साथ जुड़ूं और बोलूं, और जिस तरीके से मैं रहना चाहती हूं, बोलना चाहती हूं, वो अभिव्यक्तियां देना चाहती हूं, वो मंच मुझे मिला YouTube के माध्यम से। फेसबुक के माध्यम से मैं मिला, लंबे समय तक फेसबुक के माध्यम से भी मैं आप लोगों से जुड़ती रही हूं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि मेरी बोलने की कैपेसिटी को बढ़ाएं। मैं बोलते हुए बहुत रुकती हूँ, उतना शब्द एकदम से मेरे माइंड में स्ट्राइक नहीं करते हैं, और तो मेरी बोलने की आदत को जो है मैं इस तरीके से डेवलप भी करना चाहती हूँ। और ऐसे ही आप लोगों के साथ जुड़ती रहूँगी, बोलती रहूँगी, तो ये मेरे बोलने की आदत भी जो है डेवलप हो जाएगी और मैं धारा प्रवाह जो है बोलना स्टार्ट कर दूँगी और बोलूँगी। और हो सकता है आगे जाके समाज में निकल के भी बहुत ज़्यादा बोलने लगूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। एक बार फिर से अनुरोध है, प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।